नमस्कार शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका NIOS में। मैं जगजीत सिंह, शैक्षिक अधिकारी सैन्य अध्ययन, और आज जो हम विषय करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है मिलिट्री हिस्ट्री, सैन्य इतिहास। और जो पाठ और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड रिफॉर्म्स इन द इंडियन आर्मी। तो इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कि जो भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई हुई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जिसको हम 1857 भी बोलते हैं, उस 1857 के रिवोल्ट के क्या कारण रहे, हम ये देखेंगे कि उसका क्या नतीजा निकला, और उसके बाद जो भारत की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में क्या क्या बदलाव आए। तो ये आज का हमारा पार्ट रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 11 है। ये हमारी किताब का QR कोड है। इस QR कोड से आप ये जो आज का पार्ट है ये भी आप खोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें रिवोल्ट ऑफ 1857 की, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को जैसे मैंने बताया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। जो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है हमारा राष्ट्रवादी पर्सपेक्टिव, नेशनलिस्ट। ये से यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गए, नेशनलिस्ट। तो जो हमारा राष्ट्रवादी पर्सपेक्टिव है, उस राष्ट्रवादी पर्सपेक्टिव में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, फर्स्ट वॉर। और अगर हम अंग्रेजों के पर्सपेक्टिव की बात करें, अंग्रेजों के पर्सपेक्टिव से वो रिवोल्ट ऑफ 1857 को बोलते हैं सिपॉय म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी। क्योंकि इसमें क्या था, जो उस समय की भारत की इंडियन आर्मी थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसलिए इसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है इंग्लिश पर्सपेक्टिव के द्वारा। तो जो हमारे इस पार्ट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, ये हमारे दो मेजर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। पहला हम देखेंगे एनालाइज द रीजंस, एनालाइज द रीजंस फॉर म्यूटिनी दैट हैपेंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश, कि क्या कारण थे जिस करके ये जो म्यूटिनी थी वो हुई। तो ये है हमारा पहला एरलो। इसमें क्या देखेंगे, हम रीजंस को देखेंगे, और उसका हम ये भी देखेंगे कि उसका आफ्टरमाथ क्या रहा, उसका क्या नतीजा निकला, आफ्टरमाथ। और जब हम आफ्टरमाथ की बात करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे उसका एक नतीजा निकला कि बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स होते हैं। अगर मैं कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करूं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, 1857 की म्यूटिनी से पहले जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उस ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर जो भारतीय थे, भारतीयों को सिर्फ सिपाही और हवलदार लेवल पे ही रखा जाता था। जो उस समय के ऑफिसर रैंक हुआ करते, जिसको हम उस समय KCO बोले जाते थे, किंग्स कमीशन ऑफिसर्स। किंग कमीशन ऑफिसर्स में जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, भारतीयों की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम थी। तो जो रिफॉर्म होते हैं उसमें हमें देखेंगे कैसे जो भारतीयता आनी शुरू हो जाती है ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 होती है, उस समय तक जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसकी बहुत बड़ी गिनती भारतीयों के द्वारा आनी लग पड़ी, स्पेशली एट दी ऑफिसर लेवल, जो कि 1857 से पहले ऑफिसर लेवल में कोई भी भारतीय नहीं हुआ करता था। जो कमीशन्ड ऑफिसर्स थे उनके, वो ज़्यादातर अंग्रेज ही हुआ करते थे, जो इंग्लैंड से यहाँ पे आया करते थे। तो ये भी हम देखेंगे कि ये बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 57 और उसके रीजन। तो अगर हम रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करें, उससे पहले एक भारत के अंदर एक म्यूटिनी होती है जिसको बोला जाता है वेलोर म्यूटिनी, और ये की जाती है मद्रास नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। ये जो यहां पे जो कारण थे, जो यहां पे रीजंस थे, कुछ सेम ही रीजन हमें 1857 में भी म्यूटिनी के दौरान देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं कुछ रीजंस की बात करूं, तो यहां पे जो उस समय के जो भारतीय सैनिक थे, उनके जो सेंटिमेंट्स थे, उनको वो किया गया, ट्रिगर किया गया। जैसे उस समय के जो मुस्लिम और हिंदू सैनिक थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर, उनके सेंटिमेंट हर्ट हुए। क्यों हर्ट हुए? कि उनकी कन्वर्जन होनी शुरू होगी क्रिश्चियनिटी के अंदर। उस समय जो एक इनका ब्रिटिशर्स का कंसेप्ट था, एक वो था कि दे वांट टू सिविलाइज इंडिया। उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया कि हम भारतीयों को सिविलाइज करने के लिए क्रिश्चियनिटी का प्रसार करेंगे। तो उसके करके जो उस समय के भारतीय हिंदू और मुस्लिम थे, उन्होंने इस चीज का विरोध किया, और उन्होंने म्यूटिनी की कहां पे? वेलोर फोर्ट में, वेलोर फोर्ट में। और वहां पे 150 से करीब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने उनको वहां पे मार दिया। तो ये जो 1806 की वेलोर म्यूटिनी है, इसको हम प्रिकर्सर भी बोल सकते हैं 1857 का। तो 1857 का क्या है? ये प्रिकर्सर।
तो यहां पे अभी हम बात करेंगे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। और ये जो वर्ड है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला किसने? वीर सावरकर ने। वीर सावरकर, वीर सावरकर ने किताब लिखी थी 1857 के बारे में, और उसमें उन्होंने इसको 1857 को बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहां पे अगर हम बात करें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, इसके कुछ मेजर कारण थे। एक तो जैसे मैंने आपको कारण बताया, जो इंडियंस थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर, उनको ऑफिसर लेवल पे उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ करती थी। इसके अलावा जो हमने विलोर म्यूटिनी में भी देखा, विलोर म्यूटिनी के अंदर जो धर्म के अंदर वो किया जा रहा था, इन्वॉल्वमेंट हो रही थी ब्रिटिशर्स की, उसके करके जो भारतीय थे उनमें काफी विद्रोह की भावना थी। जैसे धर्म परिवर्तन की हमने बात की, तो एक बहुत बड़ा कारण था जिसके करके उस समय के जो हिंदू और मुस्लिम थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया। इसके अलावा जो फॉरेन सर्विस हुआ करती थी, फॉरेन सर्विस के अंदर जो भारतीय थे उनकी लिमिटेशन, उनकी जो वो पार्टिसिपेशन थी बहुत लिमिटेड थी, और उनके जो प्रमोशन एवेन्यूज थे वो भी बहुत लिमिटेड थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफिसर लेवल के अंदर जो रिक्रूटमेंट थी वो क्या थी? लिमिटेड थी। ये तो थे ब्रॉड रीजंस। अगर मैं इमीडिएट रीजन की बात करूं, तो इमीडिएट रीजन था ये, ठीक है। वो रीजन ये था कि एक अफवाह फैलती है कि जो न्यू राइफल्स हैं, जो उनकी एनफील्ड राइफल्स थी, उसके अंदर अफवाह होती है कि उसके अंदर पिग और काऊ का क्या है? फैट। और जैसे कि आप जानते हैं, पिग और काऊ की रिलीजियस वो है, वैल्यू है भारत के अंदर, मुसलमानों के अंदर और हिंदुओं के अंदर। तो इसके करके ये जो एक र्यूमर फैला, इसके करके जो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे उन्होंने विरोध कर दिया किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और वहां पे उन्होंने उनके जो ऑफिसर से उनको मार दिया। तो यहीं से जो रिवॉल्ट है 1857 का ये शुरू होता है। तो ये थे इसका मेन कारण, रिवोल्ट ऑफ 1857 के। और अगर इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में जाएं, तो जो सबसे पहला क्रांतिकारी था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की, उसका नाम था श्री मंगल पांडे। और ये जो मंगल पांडे थे, ये थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो इनके ऑफिसर से उस समय उनको मारा, और एक तरीके से जो रिवॉल्ट था उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? श्री मंगल पांडे जी के द्वारा। और बाद में 1984 के अंदर इनके नाम पे कॉमरेटिव स्टैंप भी जारी की गई भारत सरकार के द्वारा। जब उन्होंने विरोध किया उसके बाद उन्होंने कुछ समय तक हथियार रखा, और बाद में जब अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया तो उनको फांसी की सजा दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। तो ये तो था हमारा मंगल पांडे जी के बारे में। इसके अलावा शिक्षार्थियों, अगर मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करूं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। जैसे आप सबने जाना होगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, टांटिया तोप के बारे में। ये सब ऐसे भारतीय सेनानी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की पहले जंग आज़ादी में अपना योगदान दिया। और उसके पीछे कुछ कारण थे। जैसे अगर मैं रानी झांसी के बारे में बात करूं, रानी झांसी ने जो आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ, उसका कारण था एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर क्या था? उन्होंने इस पॉलिसी के तहत जो झांसी का साम्राज्य था वो रानी लक्ष्मीबाई से छीन लिया था। बाद में उसके विरोध में रानी लक्ष्मीबाई ने आवाज बुलंद की और लड़ाई भी की अंग्रेजों के खिलाफ। और उनकी जो कहानी है वो हम सब ने स्कूल में पढ़ी हुई है कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी वो, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से टांटिया टॉप को भी हम देखने को मिलता है। और देश भर के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हमने देखे जिन्होंने पहले जंग आज़ादी में अपना योगदान दिया। तो उन्होंने जंग आज़ादी की, ये जो रिवोल्ट ऑफ 57 था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, वो की। बदकिस्मती से इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, पूरे भारतवर्ष में लोगों का समर्थन नहीं मिला। उसी के करके अंग्रेजों ने इस पे काबू पा लिया। पर जब उन्होंने काबू पाया, उन्होंने कुछ रिफॉर्म किए उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, और उनकी जो रिफॉर्म से इंडियन आर्मी के अंदर भी। जैसे अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बात करूं, 1857 से पहले जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी उन्होंने बदलाव लगाया। जैसे कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, जिसके तहत झांसी, सतारा, सांबलपुर, ये सारा एरिया अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था, ये उन्होंने बंद कर दी। दूसरा, 1857 से पहले बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पे अंग्रेजों ने युद्ध करके उस एरिया को अपने अंदर मिलाया।
पंजाब की अगर हम बात करें, मैसूर की अगर हम बात करें, मराठास की अगर हम बात करें, इन सब के जो एरिया से अंग्रेजों ने युद्ध करके अलग अलग समय में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के अंदर मिलाया। तो 1857 के बाद एक डिक्लेरेशन की जाती है क्वीन विक्टोरिया के द्वारा, और उसको बोला जाता है विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। और ये जो विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन है ये करते हैं उस समय के जो गवर्नर जनरल होते हैं भारत के अंदर, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की जो विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन थी 1857 के रिवोल्ट के बाद, उसमें वे बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स अब भारत में कोई भी एनेक्सेशन नहीं करेंगे, जो उस समय के प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको वो अपने अंदर नहीं मिलाएंगे। इसके अलावा जो गवर्नेंस की जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा वो क्वीन विक्टोरिया के नाम पे की जाएगी। तो यहां पे एक बहुत बड़ा हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखने को मिलता है 1857 की क्रांति के बाद। इसके अलावा जैसे कि हमने बात की, इंडियन आर्मी के अंदर भी कुछ रिफॉर्म्स होते हैं। अगर मैं रिफॉर्म्स की बात करूं, सबसे बड़ा रिफॉर्म होता है जो उस समय की इन्फेंट्री होती है। उस समय की इन्फेंट्री के अंदर जो ऑफिसर लेवल थे, जिनको केसीओ बोला जाता था, किंग कमीशन ऑफिसर्स, उसमें भारतीय नहीं हुआ करते थे 1857 से पहले। पर 1857 के बाद जो भारतीय थे, भारतीयों को भी किंग कमीशन ऑफिसर बनाना शुरू कर दिया गया। उनकी ट्रेनिंग होनी शुरू हो गई सैंडहर्स्ट यूके के अंदर। तो यहां पे हमें एक इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी देखने को मिलता है 1857 के बाद। और स्पेशली इन्फेंट्री के अंदर जो ऑफिसर्स थे वो हमें इंडियंस आने शुरू हो जाते हैं। और बाद में जैसे मैंने पहले ही बोला, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बहुत सारे जो इंडियन ऑफिसर्स होते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर, वो उनको विक्टोरिया क्रॉस भी दिया जाता है और अलग अलग फ्रंट के अंदर वो अपना लोहा भी मनवाते हैं दुश्मन से। तो ये तो था एक मेजर रिफॉर्म जो इंडियन आर्मी के अंदर किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। थोड़ा इसके भी हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बात की कि 1857 के बाद इलाहाबाद के अंदर नवंबर 1 के अंदर 1858 में लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं, एक प्रोक्लेमेशन करते हैं। और इसको प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है कि जो रूल होगा भारत के अंदर वो किया जाएगा जो उनकी विक्टोरिया क्वीन है उनके तहत। इसी की तरह जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो भी क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। तो ये जो एक बहुत बड़ा हमें पॉलिसी डिसीजन देखने को मिलता है 1857 के बाद। और इसका नतीजा क्या होता है कि जो इंडियंस होते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर, उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है साइज के अंदर, वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे फर्स्ट बैच ऑफ केसीओज, दे इंक्लूडेड कमांडर इन चीफ त्रिपुरा फोर्सेस कर्नल जोधा जंग बहादुर जी, अमर सिंह, और ये सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और उसका ये भी निकलता है कि बाद में जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 होती है उसके अंदर जो इंडियन प्रोफेशनलिज्म ऑफ इंडियन सोल्जर्स होता है वो पूरी दुनिया देखती है। इसी की तरह कैवलरी के अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं। और ये जो होता है ये ज़्यादा थोड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज होता है कि जो ब्रिटिशर ऑफिसर्स थे पहले वही हुआ करते थे, उसके मतलब जैसे मैंने पहले बोला इंडियंस को भी रिक्रूट करना शुरू कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमने देखे। हमने ये देखा कि 1857 की रिवोल्ट के बाद, जिसको सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, उसके बाद जो इंडियंस थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर उनकी रिक्रूटमेंट बढ़ जाती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। एक चीज़ जो होती है वो होती है कि जो मॉडर्न वेपन्स हैं उनका इंडक्शन होना शुरू हो जाता है। जो 1857 का रिवोल्ट था उसका कारण था एक रूमर कि जो इनफील्ड राइफल्स हैं उनके अंदर क्या है, प्रोटीन, अपना फैट है पोर्क और काऊ का। उसके बाद जो नए तरीके के वेपन्स होते हैं, एम्यूनिशंस होते हैं, वो भी इंडक्ट किए जाते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर। और बाद में 20वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर ही जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी होती है वो काफ़ी एक कैपेबल, मॉडर्न और प्रोफेशनल एलीट सोल्जर्स हमें देखने को मिलते हैं, और जिनका वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के अंदर हमें जो योगदान है वो भी देखने को मिलता है। तो ये था शिक्षार्थियों हमारा आज का पाठ, जिसमें हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 और रिफॉर्म्स इन इंडियन आर्मी की बात की। जल्दी हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए मेरी आशा है कि आप एक बार इसको खुद से जरूर पढ़ेंगे, और जल्दी मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।